Hello students, Hello myself students, Dr. Parna Sharma, डॉक्टर प्रणा शर्मा। lecturer of Political Science. स्टूडेंट्स आज हम पॉलिटिकल Students, साइंस हमने अपने लास्ट वीडियो में सेकंड प्रमुख राज्य व्यवस्था थॉमस हॉब्स में के अमेरिका के संविधान सामाजिक का एक संक्षिप्त समझौता अध्ययन सिद्धांत करेंगे। का अध्ययन किया था। उस पे हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, क्या परिस्थितियाँ थी जिसके कारण सामाजिक समझौता हुआ, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। उस समय मानव स्वभाव का जो वर्णन हॉब्स ने किया है, प्राकृतिक अवस्था, इन सभी की आलोचनाएं, ये सब हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। उसके आगे वाला थोड़ा जो हमारा शेष रह गया था, आज हम उसे इस वीडियो में अपना पूरा करेंगे। हमने अपना लास्ट देखा था, भय के आधार पर राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। जो समझौता है वो अतार्किक है और मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का जो हॉब्स ने वर्णन किया है वो एकाकी और अवास्तविक है, क्योंकि मनुष्य हमेशा से अहंकारी, स्वार्थी, लोभी नहीं है। उसमें दया, सहानुभूति, प्रेम, करुणा आदि गुण भी पाए जाते हैं। उसके बाद आता है स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन की स्थापना। हॉब्स के द्वारा जारी जिस स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन की स्थापना की गई है वह अत्यंत भयंकर है। उसमें शासन की शक्ति पर कोई भी नियंत्रण नहीं लगाया है और ऐसे निरंकुश शासन में व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकते। राज्य तथा सरकार में अंतर नहीं। हॉब्स के सिद्धांत की एक विशेष कमी यह है कि उसने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं किया है और इसलिए उसने केवल राज्य के विरुद्ध नहीं बल्कि सरकार के विरुद्ध भी प्रजा का विद्रोह अमान्य ठहरा दिया है, जो कि गलत है। तो इसकी सारी आलोचना होगी कि हॉब्स का जो समझौता सिद्धांत है वो अवास्तविक है, अतार्किक है, मानव स्वभाव की जो रचना की है वो सर्वथा अवास्तविक है, गलत है, भय के आधार पर राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है, स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन की स्थापना, राज्य तथा सरकार में अंतर नहीं, ये सारी इसकी आलोचना है। अब आता है हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का महत्व। तो हॉब्स ने यह सत्य का प्रतिपादन किया है कि राज्य दैवी संस्था नहीं बल्कि एक मानवीय संस्था है। इसके अतिरिक्त हॉब्स की विचारधारा ने संप्रभुता की धारणा के प्रतिपादन का भी मार्ग प्रशस्त किया है। वाहन के अनुसार हॉब्स प्रथम लेखक था जिसने संप्रभुता के विचार के पूर्व महत्व को समझा और उसके स्वरूप, मर्यादाओं, कार्य आदि की सूक्ष्म विवेचना करके इसकी विशद व्याख्या की है। हॉब्स एक प्रथम व्यक्ति था जिसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। हॉब्स का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान उसका व्यक्तिवाद है, क्योंकि उसने राज्य को एक साधन तथा व्यक्ति के कल्याण तथा उसकी सुरक्षा को एक साध्य घोषित किया है। अर्थात राज्य को एक साधन और व्यक्ति को साध्य माना है। प्रसिद्ध चिंतक R.G. कॉलिंगवुड ने हॉब्स की रचनाओं की प्रशंसा इस प्रकार की है कि लेवियाथन एक ऐसी कृति है जो राजनीति शास्त्र के संपूर्ण ढांचे का अध्ययन करने की दृष्टि से बेजोड़ है। हॉब्स सर्वव्यापक दृष्टि से प्रभावित होकर ही कलिंगवुड ने अपनी पुस्तक का नाम न्यू लेवियाथन रखा। तो स्टूडेंट्स, हॉब्स की पुस्तक का नाम क्या था? लेवियाथन। और कलिंगवुड ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा? न्यू लेवियाथन। और हॉब्स के दृष्टिकोण से सहमति प्रकट करते हुए कलिंगवुड ने अपने विषय के बारे में लिखा है कि इस पुस्तक के अंतर्गत मैंने उन्हीं समस्याओं का उसी क्रम से अध्ययन किया है और पुस्तक के 4 भागों में व्यक्ति, समाज, सभ्यता और पाश्विकता का नाम दिया है।
हॉब्स के सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत विचार। हॉब्स के मत में प्राकृतिक अवस्था में भी एक प्राकृतिक कानून विद्यमान था जो बौद्धिक आत्मरक्षा के नियम के रूप में था। संप्रभुता सर्वोच्च तथा पूर्ण है। प्रभुसत्ताधारी को सौंपे गए अधिकार वापस नहीं मांगे जा सकते, क्योंकि इन अधिकारों को वापस मांगने का अर्थ होगा पुनः प्राकृतिक अवस्था में लौटना, जो कि कोई भी मनुष्य नहीं चाहता था। सब मनुष्य क्या चाहते थे? सब ये चाहते थे कि हम अपने समस्त अधिकार किसी एक ऐसे व्यक्ति विशेष को या सभा को सौंप देंगे और फिर वो हमारी रक्षा करेगा इस अराजकता रूपी अवस्था में जहाँ पे माइट इज़ राइट हो रहा। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित समझौता सिद्धांत सामाजिक तथा राजनीतिक दोनों है। सामाजिक इसलिए कि इसके द्वारा मनुष्य ने अपनी व्यक्तिगत शक्ति को त्याग कर सामाजिक बंधन स्वीकार किया, तथा राजनीतिक इसलिए कि समझौते के परिणाम स्वरूप राजसत्ता की स्थापना हुई। तो समझौते कितने हुए? 2। प्रभुसत्ताधारी के अधिकारों को पूर्ण मान्यता प्रदान करने के बावजूद हॉब्स ने व्यक्ति के जीवन के अधिकार को महत्ता प्रदान की। इससे स्पष्ट होता है कि हॉब्स कैसा विचारक था? व्यक्तिवादी विचारक था, मतलब उसने व्यक्ति को प्राथमिकता दी। यदि शासन व्यक्ति को अपने आप को मारने, घायल करने अथवा पंगु बनाने या अपने को आघात पहुंचाने वालों का विरोध न करने अथवा भोजन, औषधि या जीवन के आवश्यक अन्य किसी वस्तु के प्रयोग की मनाही करे, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसके आदेश का उल्लंघन करने का अधिकार है। हॉब्स ने शासक के हाथों में असीम सत्ता सौंपकर जनसाधारण को विरोध के अधिकार से वंचित करके पूर्ण सत्तावाद को प्रेरित किया। अर्थात हॉब्स ने जो शक्तियाँ थी सारी की सारी किसको सौंप दी? लेवियाथन को। हॉब्स कहता है कि जनता एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है, चाहे वह आदेश ईश्वरीय या प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों न हो। जनता के लिए उनका पालन करना न्यायपूर्ण और वैध है। अर्थात जनता को संप्रभु के आदेशों का पालन करना आवश्यक है। संप्रभु कौन था? लेवियाथन। संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने का, यहाँ तक कि उसके प्राण लेने का भी अधिकार है, क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता में ही सुरक्षित है। हॉब्स के मत में संप्रभु किसी भी कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उनके अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है। हॉब्स का राज्य व्यक्ति के लिए उसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने हितों की सिद्धि हेतु किया। जो निरंकुश सत्ता उसके द्वारा उसे दी गई, उसका ध्येय भी व्यक्तिगत सुरक्षा की प्राप्ति ही है। इस तरह उसने निरंकुशतावादी होकर भी पूर्ण व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। नेक्स्ट है संप्रभु की निरंकुश सत्ता का सिद्धांत, जिसके साथ है सामान्यतया हॉब्स का नाम जोड़ा जाता है। वास्तव में उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक था। ये सेबाइन ने हॉब्स के लिए कहा है। मतलब जो हॉब्स था वो पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी था। उसने प्राकृतिक अवस्था को देखते हुए अपनी लोगों को कहा कि हम में सभी को अपनी सारी शक्तियाँ लेवियाथन रूपी संप्रभु को सौंप देनी चाहिए, जो कि निरंकुश है लेकिन फिर भी वो व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ा है। अतः हॉब्स ने व्यक्तिवादी का समर्थन था और निरंकुश राजतंत्र का भी समर्थक था।